हेलो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर को। बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में जैसे ही आप जाओगे आपको 4 बुक मिलेंगी, जिसमें से पहले का नाम है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड एंड द लास्ट वन इज माइक्रोबायोलॉजी। तो इन चारों बुक में से आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी आज हम इस वीडियो में आपको माइक्रोबायोलॉजी का पूरा इंट्रोडक्शन देंगे और साथ साथ उसकी पूरी हिस्ट्री समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी। तो सुनो, माइक्रोबायोलॉजी को समझने से पहले मैं जो बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनो, तभी आपको माइक्रोबायोलॉजी समझ में आएगा। तो सुनो, हमारे पूरे चारों तरफ पूरी इस दुनिया में दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं। एक वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपना आंख खोले तो उनको बहुत आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, जैसे सुअर, कुत्ता, बिल्ली, चींटी, इन सबको आंख खोलो तो आंख के सामने बहुत आसानी से दिख जाएंगे। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं मैक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोला मैंने? मैक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको अपना आंख खोले तो ये हमको आसानी से अपने नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। इनको अगर देखना चाहते हो तो देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझाया आपको। अब ये जो माइक्रोबायोलॉजी है, अब सुनो क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ये वो बुक है जो हमको पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा इतिहास पढ़ाता है, बोले तो समझाता है। मतलब अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, अगर आपको उनके बारे में पूरी डिटेल नॉलेज चाहिए, पूरा बढ़िया से इतिहास जानना चाहते हो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म के, किसके, जो आपके नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी ये वो बुक है जो हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा इतिहास समझाने में क्या करता है, हेल्प करता है। समझाया आपको इस बुक में क्या करना है। ठीक है, मतलब आज से 5 से 6 महीने पूरा हम यही पढ़ेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका पूरा इतिहास जानने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, अब ये तो हम जान गए कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। अब इसके आगे थोड़ा सा और जानते हैं। अभी जो माइक्रोबायोलॉजी में जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो साइज होता है वो होता है हमारा 1 माइक्रोन से कम होता है। ठीक है, उनका जो साइज होता है वो कितना होता है, 1 माइक्रोन से कम होता है। अब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे सुअर, कुत्ता, बिल्ली, सब किसके एग्जांपल हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इनको अपने नॉर्मल आंखों से खोल के देखने की कोशिश करोगे, आंख खोलोगे तो ये सब चीज दिखाई नहीं देंगे आपको। इनको देखना चाहते हो, देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तरह से बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इन्हीं के बारे में आपको 5 से 6 महीने पूरा क्या करना है, इस बुक में पूरा डिटेल से पढ़ना है, इनके बारे में पूरा चीज, पूरी इनकी लाइफ के बारे में जानना है आपको। ठीक है, तो ये अब इनके हम शेप की बात करते हैं। तो जो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये अलग अलग टाइप के शेप के होते हैं। कभी देखोगे स्फेरिकल शेप के, स्फेरिकल का मतलब गोला शेप के होंगे, कभी सिलिंड्रिकल शेप का होगा, कभी देखोगे रॉड शेप के होंगे, कुछ देखोगे कॉमा शेप के होंगे। कॉमा, ठीक है, कॉमा का मतलब ये जो ऐसे होते हैं, कॉमा लगते हैं। ठीक है, तो कॉमा शेप के होंगे। तो ये हमारे शेप हैं किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, तो ये हमारा है क्या, एक तरह से इसका बोलो छोटा सा इंट्रोडक्शन किसका, माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। इसमें क्या करना है समझाया आपको। अब इसके बाद हम इसकी हिस्ट्री कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने बोला कि इस दुनिया में 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जो चल सकते हो, जो बोल सकते हो, जो सांस ले सकते हो, एग्जाम्पल के लिए सुअर, आदमी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब। ठीक है, और दूसरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ये वो ऑर्गेनिज्म जो न चल सकते हो, न बोल सकते हो, न जो सांस नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के लिए पंखा, बिल्ली, पंखा, मोबाइल, इन सब चीजों को हम क्या बोलेंगे, हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको किसने बताया था, एरिस्टोटल, बोले तो अरस्तु ने। अब इसके बाद एक नया साइंटिस्ट आता है, इसका नाम था रोजर बेकर ने क्या बोला, बेकर ने बोला कि हमको बीमारियां तो हो रही हैं, लेकिन ये जो बीमारियां हो रही है वो जाहिर सी बात है, जरूर कोई ना कोई इस दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में घुस जा रही है और घुस के हमको बीमारियां पैदा कर रही है। ध्यान से, उस समय इन सब चीजों की खोज अभी नहीं पता था लोगों को। बैक्टीरिया वायरस के बारे में थोड़ा सा भी नहीं पता था कि बाहर बैक्टीरिया वायरस भी है। क्यों? क्योंकि उनको ये सब चीज दिखाई थोड़ी नहीं देती थी। ये सब चीजें दिखाई देती है नहीं, तो इनको जब दिखाई नहीं देती तो इन लोग सोचते थे कि कुछ न कुछ ऐसी दुनिया में जरूर कुछ चीजें हैं जो हमको बीमार पैदा कर रही है। बस इन्होंने ये चीज बता के छोड़ दिया, ये नहीं बताया कौन बीमार कर रहा है, बस उन्होंने बोला कुछ तो इस दुनिया में है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में घुस रहा है ये, और घुस के हमको बीमारियां पैदा कर रहा है। जरूर कोई ऐसा जीव जंतु जरूर है। ठीक है, अब इसके बताने के बाद एक नया साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रैक्चोरियस ने बोला कि अगर आपको ये सब बीमारियां हैं तो इस बीमारियों में से देखोगे, जैसे कुछ बीमारियां हैं हमको ही हैं, हमारे पास कोई दूसरा है उसको भी हो जाता है। ठीक है, अगर एक बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में होती है तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो फ्रैक्चोरियस ने बोला कि सब जो बीमारियां ये
कम्युनिकेबल भी हो सकती हैं, ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान इंसान में भी जा सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए टीबी, आपने देखा होगा, अगर हमको टीबी हुआ है, अब हमारे कांटेक्ट में रहो, हो सकता है आपको भी हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बताया। अब उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया है जिसका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ। ये वो साइंटिस्ट है जिसको हम फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है, मतलब फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहते हैं हम? एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ को। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही ये माइक्रोब्स थी इनको सबसे पहले पाया था। तो सबसे पहले इनको किसने पाया था? एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ को, इसलिए इसको हम फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया था? इनसे माइक्रोब्स को पाया था। अब जब पाया तो कुछ लोगों ने कहा भैया पाया हो तो हमको दिखाओ। तो इन्होंने कहा दिखाएं कैसे? क्या इंसान के अंदर हाथ डाल के निकाल के दिखाएं आपको? दिखेगा भी नहीं आपको। तो क्या हुआ, जब इन्होंने इनसे कहा कि आप हमको दिखाइए, दिखाने में क्या हो गए? असमर्थ हो गए, नहीं दिखा पाए। तो लोगों ने अपना तुरंत दिमाग लगाया। उसमें से एक साइंटिस्ट जिसका नाम था स्पलांजिनी ने अपना दिमाग लगाया, बोला कि तुम दिखा नहीं पा रहे हो तो हम दिखाएंगे। उसने क्या किया? उसने आर्टिफिशियल तरीके से बैक्टीरिया वायरस बनाया और लोगों का भैया लो देखो, मतलब कल्चर मीडिया बोलते, कल्चर मीडिया का मतलब समझ सकते हो आप, एक तरह से आर्टिफिशियल बनाया, मतलब आर्टिफिशियल बना के लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया कि लो भैया देखो बैक्टीरिया वायरस कैसा होता है, किस कलर किस शेप का होता है, ये सब मतलब बोले तो अपने बोल सकते थे अपने हाथों से बनाया, आर्टिफिशियल, ठीक है, नेचुरल नहीं थे वो। तो ये हमारा था कौन? स्पलांजिनी ने बताया। स्पलांजिनी ने कल्चर मीडिया में मतलब बोले तो आर्टिफिशियल तरीके से बनाया था। किसको? माइक्रोब्स को, ये सब। अब जब ये स्पलांजिनी पर आता है, फिर जॉन टिंडल, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था जॉन टिंडल ने टिंडल इफेक्ट दिया था। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट में ये कहता है जैसे कोई भी चीज है आप उसको अगर गर्म कर दो, ठीक है, आप कोई चीज है उसको गर्म करो, तो गर्म करने पे उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस ये सब चीजें हैं वो सब क्या होंगे? धीरे धीरे पूरा मर जाएंगे और वो चीज पूरी तरह से प्योर हो जाएगी। इसलिए खाना वगैरह है तो खाने वगैरह को अगर आप थोड़ी देर के लिए गर्म कर देते हो तो उसमें जितने बैक्टीरिया वायरस होते हो क्या होंगे? मर जाएंगे, और वो हमारे लिए बेनिफिशियल बोले तो अच्छा है, ठीक है। अब क्या आता है फिर? लुईस पास्चर को हम बोलते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ध्यान से, फाउंडर किसको बोलते हैं? एंटोनी वॉन ल्यूनहॉफ को, और फादर किसको बोलते हैं हम? लुईस पास्चर को, ठीक है। लुईस पास्चर को क्या बोलते हैं? लुईस पास्चर को हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम जानते हैं। इन्होंने एक चीज दिया था, पास्चुरेशन क्या होता है? पास्चुरेशन कहता है कि एक दूध लो, दूध को तुम 62.8 डिग्री सेल्सियस पे क्या करो? गर्म करो। कितने समय के लिए? 30 मिनट के लिए गर्म करो। तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वायरस होंगे वो क्या होंगे? मर जाएंगे। इस प्रोसेस को, इस क्रिया को ही हम बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं इसको हम पास्चुरेशन, ठीक है। समझाया आपको? बहुत आसान है। अब इसके बाद यहाँ कुछ और, उसके बाद फिर एक नया साइंटिस्ट आता है, इसका नाम है लॉर्ड जोसेफ लिस्टर। ये वो साइंटिस्ट है, इसने क्या बोला? देखो, इसने बोला कि जब आप इसको बोलते हैं फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। मतलब क्या? देखो, उन्होंने बोला कि जब सर्जरी आपका होता है, सर्जरी के बाद चीरफाड़ हो रहा है, तो जब जैसे चीरफाड़ होता है, हो सकता है कि बोला इन्होंने कि कुछ बैक्टीरिया वायरस क्या होंगे? हमारे बॉडी के अंदर घुस जाएंगे। अब बैक्टीरिया वायरस अगर हमारी बॉडी में अंदर घुस जाएंगे तो हमको दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, ढेर सारी बीमारियां हो जाएंगी और हम मर जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि भैया आप जब सर्जरी कराओ तो सर्जरी कराने से पहले कुछ एंटीसेप्टिक ले लो, जिसकी वजह से बैक्टीरिया वायरस का जो खतरा है वो आपकी बॉडी में कम हो जाएगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। मतलब सर्जरी कराने से पहले आप कुछ एंटीसेप्टिक आपको दे देंगे, एंटीसेप्टिक ले लोगे, उसकी वजह से आपको जो सर्जरी करेंगे फिर आपका, उसमें आपको खतरा बहुत कम होगा, मतलब जान जाने का खतरा न के बराबर है, ठीक है। अब उसके बाद फिर आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या? इन्होंने एंटीबायोटिक को दिखाया। मतलब इन्होंने बोला कि अगर किसी इंसान के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस घुस गया है तो उसको मारने की दवा है ये एंटीबायोटिक। मेडिकल स्टोर पे जाओगे, ढेर सारे एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, सिफैक्सिन, वोफ्लॉक्सासिन, ढेर सारे एंटीबायोटिक है। ये क्या करते हैं? ये एंटीबायोटिक, ये दवाएं, ये वो दवाइयां हैं जिनको आप शरीर में खाओगे, खाने के बाद जो अंदर आपके बैक्टीरिया वायरस घुसा है वो क्या होंगे? धीरे धीरे मर जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने एंटीबायोटिक्स की खोज की थी बोले तो, ठीक है। तो ये था इसका बोले तो इंट्रोडक्शन, और ये था इसका हिस्ट्री। तो क्या होता है माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपको बताया मैंने, और उसकी कुछ हिस्ट्री थी वो बताया। तो काफी आसान है, आपको 5 से 6 महीने इस पूरी की पूरी इस बुक में यही सब चीजें पूरा बोले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा इतिहास पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।